Hello scientific people, how are you today? So today I'm going to show you the demonstration of a chemical reaction, that is burning of magnesium. So here I have a strip of magnesium which is cut from the magnesium ribbon. So this is the magnesium ribbon and this is Bunsen's burner and a watch glass in which I am going to collect the magnesium oxide, which is white in color. These are the pair of tongs. So when magnesium reacts with oxygen, it requires heat energy, and after initiating this reaction, you will see that the magnesium burns in presence of oxygen to form magnesium oxide, and magnesium burns in oxygen with a brilliant white flame, that is called a dazzling white flame. Very difficult to see that. So let's try the experiment, and here I am going to hold this magnesium ribbon. Actually, we don't require a very big piece of magnesium. It's very handy. You can even break it with your own hands. So I choose to put all other things aside. As you can see that magnesium burns with a dazzling white flame. Now, as the reaction is completed, you can see that this white color thing is being produced. This white color is nothing but magnesium oxide. Even let's try to break it. This is white color powder. This white color powder is nothing but magnesium oxide. So as you saw that magnesium burns with dazzling white flame. So hopefully guys, you have enjoyed the explanation. If you are not subscribed to my channel, please do that. Thank you for watching the video. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान यानी कि साइंस का पाठ 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई भी दो पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाए जिसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हो जिनसे वो मिलके बना है तो उसे कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण से समझ लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं तो ये क्या होगी? एक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है जल। जल का गुणधर्म क्या होते हैं? ये आग को बुझाता है, ठीक है, आग लगाता नहीं है, आग को बुझाता है। वहीं जिनसे ये मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अत्यंत ज्वलनशील गैसें हैं, इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। लेकिन पानी जो है इन दोनों से ही मिलके बना है लेकिन इसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसे कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। उलट करने का मतलब होगा कि जो नया पदार्थ बना है, अगर हम चाहें उस नए पदार्थ को वापस उन्हीं पदार्थों में बदलना जिनसे वो बना है तो वो भौतिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि आप कक्षा में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आव्सन्य, उत्केंद्रीकरण। इन सभी विधियों से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता है। आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या चीजें शामिल होंगी? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद वाले पदार्थ यानी कि नए पदार्थ, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि ये उदाहरण है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर भी गैस है। दो गैसें मिलकर एक जल का यानी कि द्रव का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो गैस से अवस्था बदलकर जल बना रही है, तो अवस्था में परिवर्तन होगा। यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस या फिर गैस से ठोस में कोई भी अवस्था परिवर्तन हो सकती है जब रासायनिक अभिक्रिया होगी। आगे है रंग में परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले या होने के बाद रंग में भी परिवर्तन हो सकता है।
तापमान में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन, तापमान कम भी हो सकता है और तापमान ज्यादा भी हो सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया में चौथा है गैस का उत्सर्जन, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें से गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन मतलब होगा उसमें से कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई उसमें से गैस निकले। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने समझा रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। पहला है इसमें से भोजन का पाचन, जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना, वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह से श्वसन यानी कि सांस लेना, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये बहुत धीरे धीरे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह दही का बनना, दूध से दही में बदल जाना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये तो वो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। अगर इसके अलावा हम बात करें, जैसा कि क्रियाकलाप 1.1 में दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्रियाकलाप 1.2 में लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसी तरह से क्रियाकलाप 1.3 में सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक की गोलियां डाली जाती हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो ये दोनों क्या होते हैं, पढ़ते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या फिर हिस्सा लेते हैं, उसे अभिकारक कहा जाएगा। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे कहेंगे उत्पाद। उत्पाद यानी कि जो नया पदार्थ बनता है, नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, वो होगा उत्पाद। और जिनसे मिलके बनता है उसे कहेंगे हम अभिकारक। ठीक है, उदाहरण की सहायता से इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद। उदाहरण ले रखा है हमने यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है नया जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो नया पदार्थ क्या है, किसका निर्माण हुआ है यहाँ पर, जल का। बिल्कुल नए गुणधर्म वाला पदार्थ है जल, तो ये होगा उत्पाद। और जिनसे मिलके बना है वो होंगे अभिकारक। किन किन से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ये दोनों होंगे अभिकारक। ठीक है, अगला विषय है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसे किस तरह से लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है, या फिर कह सकते हैं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसमें क्या होता है, पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी पदार्थ के प्रतीक होंगे उनका इस्तेमाल किया जाता है। पदार्थ के प्रतीकों का मतलब क्या होगा, जैसे अगर ऑक्सीजन है तो उसका प्रतीक क्या होता है, O। नाइट्रोजन है तो उसका प्रतीक होता है N। अगर लोहा है, आयरन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसका प्रतीक है Fe। तो इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्रतीकों को हम सूत्र भी कह सकते हैं। और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था यानी कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है या फिर जलीय विलयन है। तो ठोस के लिए हम लिखेंगे S, द्रव के लिए लिखा जाएगा L, लिक्विड होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश के फॉर्म में लिखा जाता है। ठोस को कहा जाता है सॉलिड, तो उसके लिए हम लिखेंगे S। द्रव को कहा जाता है लिक्विड, तो L। गैस को गैस ही कहते हैं, तो G। और एक्वस यानी कि जलीय विलयन, ऐसा विलयन जो जल के अंदर बना है, ऐसा। ठीक है, जो जल के अंदर बनता है उसे लिखेंगे हम AQ यानी एक्वस, इसे इंग्लिश में एक्वस कहा जाता है। तो उदाहरण ले लेते हैं इसका अच्छी तरह से समझने के लिए। उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1 से। मैग्नीशियम रिबन को वायु या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। क्रियाकलाप 1 में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है वायु की मौजूदगी में। वायु की जगह हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि यही गैस होती है जो किसी भी दहन का कारण होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन नहीं होगा। तो दहन के लिए उत्तरदायी गैस होती है ऑक्सीजन, तो वायु की जगह हम कहेंगे ऑक्सीजन। तो यहां पर हमें सबसे पहले पहचानना है अभिकारक क्या है। ठीक है, नया पदार्थ क्या बनता है यहां पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब ये क्या है, ये है उत्पाद। ठीक है, ये लिख देते हैं यहां पर उत्पाद। जिनसे ये मिलके बना है वो होंगे अभिकारक। तो ये किससे मिलके बना है, मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से, तो ये दोनों क्या होंगे, अभिकारक।
ठीक है, तो इसको सूत्र के द्वारा किस तरह से दर्शाया जाता है वो बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, ठीक है। और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2 लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम इकट्ठे रहते हैं हमेशा। और जो भी अभिकारक हैं, अगर एक अभिकारक है तो कोई बात नहीं, अगर 2 है या 2 से ज्यादा है तो सभी के बीच में जमा का निशान लगाएंगे। तो मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन। अभिकारक हमारे हो गए पूरे। अब लगाएंगे एक तीर का निशान, ठीक है। तीर का निशान जो है ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है कि यहां पर इन दोनों में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया की और उत्पाद इसके सिर की तरफ होता है, ठीक है, तीर के सिर की तरफ। उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। और जो तीर होता है इसकी पूंछ, ये जो पूंछ है इसकी तरफ होते हैं अभिकारक, ठीक है, और इसके सिर की तरफ होते हैं उत्पाद। अगर एक से ज्यादा उत्पाद आता है तो उनके बीच में भी जमा का निशान आएगा, जैसे यहां पर हमने जमा किया है, ऐसे अगर एक से ज्यादा उत्पाद आते हैं तो उसमें भी सबके बीच में जमा का निशान आएगा। लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही है, ठीक है। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऑक्सीजन के, तो यहां पर एक ही है, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो इस तरह की जो समीकरण संतुलित नहीं है उस तरह के समीकरण को कहा जाएगा कंकाली समीकरण, ठीक है। अब इसको संतुलित किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे अगले पेज पर। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, क्या, हमने इसकी भौतिक अवस्थाएं नहीं लिखी है। तो भौतिक अवस्था के साथ ही से कैसे लिखा जाता है, Mg। मैग्नीशियम रिबन कैसा था, ठोस यानी कि सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के लिए लिखेंगे हम S। उसके बाद ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस होती है, तो गैस के लिए लिखेंगे G। रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया होने को दर्शाता है, ये थी रासायनिक अभिक्रिया हुई और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, ठोस के लिए लिखेंगे हम सॉलिड, ठीक है, तो S। तो ये होगी हमारी रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब इसे संतुलित किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं अगले पेज पर। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कोई भी समीकरण होता है उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो यहां पर है Fe जो प्रतीक होता है वो होता है लोहे का प्रतीक, लोहा जमा में H2O यानी कि जल। लोहा और जल अभिकारक दो हैं, वो अभिक्रिया करके लोहा Fe3O4 यानी Fe3O4 लोहे का ऑक्साइड जमा में H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इन सभी क्रिया को हम संतुलित करके देखेंगे। संतुलित करने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें अभिकारक, जो भी अभिकारक हैं उसमें कितने एटम यानी कि परमाणुओं की संख्या गिनेंगे, ठीक है। यहां पर लोहा है, लोहे के कितने परमाणु है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो Fe मतलब लोहे का एक परमाणु है। तो इस तरह की आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको तत्व लिखने हैं एक लाइन में, अभिकारक और उत्पाद। इसमें हम अभिकारक के नीचे लिखेंगे Fe यानी लोहे में कितने परमाणुओं की संख्या है, और इसमें उत्पाद में लोहे में कितने परमाणुओं की संख्या है, इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो इसे संतुलित करते हैं। Fe यानी कि लोहे का एक परमाणु है अभिकारक में, ठीक है। अब देखेंगे लोहे का उत्पाद में कितने परमाणु है, लोहे के उत्पाद में 3 परमाणु है, तो यहां पर लिखा हमने 3। अब देखते हैं हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 हैं और उत्पाद में भी 2 हैं, तो ये 2 हो और ये भी 2। ऑक्सीजन बचता है, ऑक्सीजन के अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 हैं, तो ये 1 और यहां पर 4। संतुलित करने का मतलब क्या होगा कि जितनी परमाणुओं की संख्या किसी तत्व की अभिकारक में है उतनी ही उत्पाद में होनी चाहिए, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद में बराबर परमाणुओं की संख्या, बराबर एटम की संख्या होनी चाहिए। अगर यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 होना चाहिए, अगर यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसका संतुलित करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला या कोई तरीका नहीं है, इसको बस थोड़ा सा अपना दिमाग पर जोर डालना है और यह आसानी से हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे तत्व हैं वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, उनको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे इस तरह से। ब्रैकेट में बंद करने का क्या मतलब होगा कि ब्रैकेट के हम अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो भी ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज आ गई है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं।
और इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 1 है, तो अभिकारक को भी अगर हम 3 बनाना चाहें तो इस 1 को कितने से गुना करना पड़ेगा? 1 को हम गुना करेंगे 3 से, तो 1 को 3 से गुना किया, ये हो गया 3। अब ये जो अभिकारक में हमने 3 यहां पर गुना किया है, ये हमें कहां लिखना है? Fe जो लोहा है इसके यहां पर आगे, ठीक है। तो ये यहां पर इसका मतलब क्या है? 3 Fe, 3 हो गए लोहे के परमाणु, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3, तो Fe मतलब लोहा जो है वो हो गया संतुलित। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहां पर 2 है और यहां पर भी 2, हाइड्रोजन पहले से ही संतुलित है, इसे हमें करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है, तो अभिकारकों में हम कितना गुना करेंगे? 4, 4 से गुना करने पर ये क्या हो जाएगा? 1 गुना में 4, 4। तो अब क्या करोगे आप? हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पहले यहां तो आप लिख नहीं सकते बीच में 4, आपको लिखना पड़ेगा 4 यहां पर, और यहां पर 4 लिखने का मतलब क्या होगा? 4 दूनी 8, 8 तो यहां पर हाइड्रोजन के हो जाएंगे और 4 ऑक्सीजन का 1 है, तो 4 एकम 4 ऑक्सीजन के हो जाएंगे 4, ठीक है। मतलब ये 4 जो हमने गुना किया है ये पूरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में गुना हुआ है, तो यहां पर भी ये 4 यहां पर गुना करूंगा मैं, तो हो गए 8। इससे ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो जाता है, ऑक्सीजन के तो हो गए 4, लेकिन इससे हाइड्रोजन जो था वो असंतुलित हो गया। तो हाइड्रोजन को भी देखते हैं। अब इस तरफ तो हम अभिकारकों में तो हम कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम दोनों के आगे लगा चुके हैं पहले ही। तो दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ में हमें हाइड्रोजन को करना है उत्पाद, तो यहां पर आएंगे, यहां पर हम कितने से गुना करें कि ये 8 हो जाए? 2 को हम कितने से गुना करेंगे? 8 हो जाए, तो करेंगे 4 से गुना, तो ये हो गया 8, तो यहां हम लिखेंगे 4। तो ये हो गई संतुलित अभिक्रिया, जहां पर दोनों तरफ अभिकारकों में और उत्पादों में दोनों तरफ बराबर परमाणुओं की संख्या है, 3 3 8 8 और 4 4, सभी के, लोहे के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, सभी हो गए संतुलित। लेकिन अभी भी ये प्रॉपर एक अच्छी तरह से लिखी गई समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें भौतिक अवस्थाएं हमने नहीं लिखी है, तो इसे भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखेंगे इस तरह से 3 Fe। अब ब्रैकेट हमें हटा देना है। Fe क्या है? लोहा क्या होता है? ठोस, ठोस यानी कि सॉलिड, S से सॉलिड हो गया, ठीक है, ये हो गया सॉलिड, जमा में 4 H2O, H2O क्या होता है? जल, जल जो होता है वो होता है द्रव यानी कि लिक्विड, L फॉर लिक्विड। अभिक्रिया हुई और ये बना Fe3O4 जो कि एक ठोस होता है, ठीक है, ठोस यानी सॉलिड, जमा में 4H2 हाइड्रोजन जो कि गैस होती है। तो इस तरह की यह अभिक्रिया होगी जो संतुलित होगी, हमें इसको इस तरह से बनाना है। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, जो क्रियाकलाप 1.1 से है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो वो है Mg जमा में O2, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ऊपर वाली जो समीकरण था, ऊपर वाला समीकरण, इसमें तो थोड़ा सा हमें मुश्किल पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसके लिए हमें टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह से? Mg यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, मतलब अभिकारक में भी 1 और उत्पाद में भी 1। ऑक्सीजन तो Mg तो संतुलित है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर अकेला है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 2 लगा देंगे। मतलब 2 लगाने से क्या हुआ? यहां पर मैग्नीशियम के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, लेकिन और जैसे ही हमने ऑक्सीजन को यहां पर संतुलित किया तो मैग्नीशियम असंतुलित हो गया। तो मैग्नीशियम को यहां पर अगर हम 2 लगा देंगे तो ये मैग्नीशियम भी संतुलित हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई संतुलित। अब इसको भौतिक भौतिक जो अवस्था होती है उसके साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 Mg ठोस यानी कि सॉलिड जमा में O2 जो होती है गैस, और उसके बाद 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगी ठोस, ठीक है, ठोस यानी सॉलिड। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप जितना अध्ययन यानी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपके लिए आसान होता जाएगा। पीछे वाले पेज पर हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया था। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जो भी संतुलित किया था वो क्यों जरूरी है उसको संतुलित करना। तो इसका एकमात्र कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ये नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ठीक है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इस
का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान जितना अभिकारकों में है रासायनिक अभिक्रिया के पहले है वो उतना ही उत्पादों में रासायनिक अभिक्रिया के बाद रहेगा। तो इस नियम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यानी कि उत्पाद में प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या बराबर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, परमाणुओं की संख्या पर। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो ही द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, एक या फिर एकल अकेला उत्पाद बनाए, तो उसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक तो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही बने, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। और इसका जो रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह से होगा, एक अभिकारक A है और एक अभिकारक B है, दो अभिकारक जुड़कर, दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़कर अकेला C उत्पाद बनाए, तो इस तरह का जो रासायनिक समीकरण लिखा होगा उसको कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहला है कोयले का दहन। कोयले का दहन किस तरह से होता है, कोयला क्या होता है, कार्बन का सूत्र होता है, कार्बन का प्रतीक C। ठीक है, तो एक कार्बन जमा में ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही किसी भी दहन के लिए उत्तरदायी होती है। तो कार्बन जमा में ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलकर एक CO2 गैस का निर्माण करते हैं। जलने के बाद कोयले में से CO2 गैस निकलती है, तो दो अभिकारक एक सिंगल अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण जल का निर्माण। जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। इसमें दो चीजें होती है, 2H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलकर एक अकेली चीज जल यानी कि H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो दो अभिकारक एक चीज का निर्माण कर रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन का मतलब होता है अलग होना। तो यह अभिक्रिया क्या होती है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। मतलब कोई एक अभिकारक, जैसे कि हमारा A कोई एक अभिकारक है, इसको गर्म किया जाएगा तो ये दो B और C उत्पाद में बदल जाना, मतलब कोई एक अभिकारक दो चीजों में बट जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसे कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ये होता है अलग होना। तो A यहाँ पर अलग अलग दो हिस्सों में बट गया, B और C में। ठीक है, और ये वियोजन अभिक्रिया ये तीन प्रकार से होती है, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इन तीनों के बारे में अगले पेज पर उदाहरण सहित पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ये क्या होता है, अभिकारक को ऊष्मा द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अभिकारक को ऊष्मा या फिर कह सकते हैं हम गर्मी द्वारा तापमान बढ़ाकर अलग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, इसका अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक ठोस होता है, जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको ऊष्मा प्रदान की जाएगी, इसका तापमान बढ़ाया जाएगा, तो ये दो चीजों में CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दो उत्पादों में बदल जाएगा। तो कोई एक अभिकारक ऊष्मा द्वारा दो उत्पादों में बदल जाए तो उसे कहेंगे हम ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा का मतलब ये होता है गर्मी, तो ऐसा वियोजन जो गर्मी के द्वारा किया जाए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। तो इसमें विद्युत यानी कि बिजली इसमें से गुजारी जाती है तो वो दो अलग चीजों में बट जाए तो उसे कहा जाएगा वैद्युत वियोजन। जैसे उदाहरण ले लेते हैं इसका, यहाँ पर हमारे पास है 2H2O यानी कि पानी। ठीक है, जल जो कि एक लिक्विड है, उसमें से जब विद्युत धारा गुजारी जाएगी तो वो दो अलग अलग गैसेज में बदल जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो कोई एक अभिकारक विद्युत धारा उसमें से जब गुजारी जाए, जब दो अलग अलग उत्पादों में बदल जाता है, तो उस तरह के अभिक्रिया को कहा जाएगा वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश मतलब रोशनी। ठीक है,
तो ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण देखते हैं यहाँ पर 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो ये दो अलग अलग चीजों में बदल जाएगा, Ag यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, तो ऐसा वियोजन जिसमें कोई एक अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रखने से वो दो अलग अलग चीजों में बदल जाए तो उसे कहा जाएगा प्रकाशीय वियोजन। और ये जो अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन की, सिल्वर क्लोराइड को अलग अलग करना, इसका उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील के यौगिक में से ही उसको विस्थापित कर देता है। उदाहरण से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे समझते हैं। तो उदाहरण है यहाँ पर Fe जमा में CuSO4, मतलब Fe होता है लोहा, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। इसके नीचे मैंने लिख दिए, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो आयरन और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके, ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, FeSO4 लोहे का सल्फेट जमा में कॉपर यहां से अलग हो जाता है। तो इस इक्वेशन को आप देखेंगे, इस समीकरण को आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो यौगिक है ये अभिक्रिया होने के बाद क्या हो जाता है, लोहे का सल्फेट। ठीक है, मतलब ये कॉपर जो है, लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये लोहा ज्यादा क्रियाशील तत्व ने कॉपर को उसी के यौगिक कॉपर सल्फेट में से उसको अलग कर दिया है। ठीक है, उसे विस्थापित कर दिया है, अलग निकाल दिया है। तो सल्फेट के साथ यहाँ पर लोहा आ जाता है कॉपर की जगह और कॉपर हो जाता है बिल्कुल अलग। तो इसलिए इसी के कॉपर को इसी के यौगिक कॉपर सल्फेट में से अलग कर दिया। जाएंगे अभिक्रिया के बाद। तो यहाँ पर आप देखो BaSO4, ठीक है, और जो सोडियम है Na, ये Na और Cl क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन जुड़कर NaCl का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो द्विविस्थापन, मतलब बैरियम ने सोडियम को सल्फेट में से विस्थापित कर दिया और सोडियम ने क्लोरीन में से बैरियम को विस्थापित कर दिया। तो दोनों जगह विस्थापन हुआ, इसलिए इसका नाम लिखा गया है द्विविस्थापन, क्योंकि इसमें दो विस्थापन हो रहे हैं। ठीक है, अब आयनों की बात आती है, आयनों के बीच किस तरह से आदान प्रदान हुआ वो देखते हैं। बैरियम जो होता है Ba, उस पर चार्ज होता है 2 जमा, धनात्मक 2 चार्ज होता है, धनात्मक मतलब जमा। और सल्फेट जो है इस पर चार्ज होता है SO4, इस पर चार्ज होता है 2 घटा ऋणात्मक, मतलब 2 आयन इसके पास ज्यादा होते हैं, इसके पास कम होते हैं। तो ये एक दूसरे को आदान प्रदान, दोनों एक दूसरे को साथ जुड़ जाते हैं और टोटल चार्ज हो जाता है, यहाँ पर 2 घटा का, यहाँ पर 2 जमा का, टोटल जो चार्ज है आयनों का वो 0 हो जाता है और बन जाता है BaSO4। ठीक है, और ये जो BaSO4 होता है, In the double displacement reaction of barium chloride and sodium sulfate, we start out with a colorless solution of sodium sulfate. When we add barium chloride to it, we get the rapid formation of a white precipitate of barium sulfate.
उपचयन और अपचयन दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो अच्छी तरह से इन्हें पढ़ें। उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, या तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अभिक्रिया के दौरान, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक है, यहां पर रह की मात्रा आएगी। हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की कमी हो, दोनों कंडीशन में उपचयन कहा जाएगा उसे। ठीक है। अपचयन क्या होता है? बिल्कुल उपचयन का उल्टा अपचयन होता है। अपचयन में पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए, या फिर ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन उसमें से हट जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? अपचयन। उदाहरण की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं इसे। यहां पर ये उदाहरण है, कार्बन जमा में, ये सी, कार्बन जमा में ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 Oxidation and reduction. Redox reaction. Aim. Formation of copper oxide from copper. Requirement. China dish, copper powder, burner, tripod stand, and wire gauze. Activity. Heat a china dish containing some amount of copper powder and observe what will happen. We can observe the surface of copper powder becoming coated with black copper oxide. Because oxygen is added from air to copper and copper oxide is formed, 2Cu plus O2 gives rise to 2CO. If hydrogen gas is passed over this heated material, copper oxide, CuO, the black coating on the surface turns brown due to reverse reaction and copper is obtained. CuO plus H2 gives rise to Cu plus H2O. If substance gains तो ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को कहा जाता है रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। पीछे वाले पेज पर पढ़ा हमने उपचयन और अपचयन। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के जुड़ने के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो सबसे पहले इसमें संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु आर्द्रता यानी कि नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाता है। संक्षारित मतलब कमजोर होने लग जाता है जब इन सब चीजों के आर्द्रता, वायु और पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है। इसे हम जंग लगना भी कह सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण लोहे पर जंग लगना। लोहा जब होता है वो पानी, इस पर पानी लगता रहे या हवा इससे टकराती रहे तो ये क्या होने, इस पे जंग लगने लगता है। काला लोहा जो होता है उसकी परत पर लाल लाल सा पाउडर बनने लग जाता है जो कि जंग होता है इसमें। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना भी संक्षारण का ही उदाहरण है। इसी तरह चांदी पर काली परत बनना ये भी एक संक्षारण का ही उदाहरण है। तांबे पर हरी परत बनना, तांबे के बर्तन होते हैं कुछ दिनों बाद अगर वो ऐसे ही रखे रहते हैं तो उन पे काली परत, हरी परत बनने लग जाती है, तो वो होता है तांबे का संक्षारण यानी तांबे पर जंग लगना। और जो संक्षारण होता है इसके कारण धातु जो है वो कमजोर हो जाता है, और संक्षारण से बचने के लिए कोई भी धातु है उस पर हमें करना पड़ता है पेंट। ठीक है, पेंट किया जाता है संक्षारण से किसी भी धातु को बचाने के लिए। तो आपके घर में जो भी लोहे की वस्तुएं होंगी, गेट या फिर जो भी है, उस पर पेंट किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव है विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होता है? वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, जो भी हमारा खाना होता है जिसमें वसा हो या फिर तेल से बना हुआ खाना जो होता है वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित होने का मतलब क्या होगा? वायु से वो अभिक्रिया कर लेता है लंबे समय तक। जब वायु के संपर्क में रहेगा तो वो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उपचयित यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जब लंबे समय तक खाना रखा रहता है उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, और उसमें से गंध यानी कि बदबू आने लग जाती है, खाने लायक नहीं रहता है वो। ठीक है, और विक्रगंधिता से बचने के लिए क्या किया जाता है? जैसे चिप्स पैकेट्स आते हैं, चिप्स जो होते हैं तेल में तले हुए होते हैं, तो चिप्स पैकेट्स जो होते हैं उसमें बहुत समय तक वो रहते हैं पैकेट्स में, तो
वो उपचयित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पैकेट्स जो होते हैं, चिप्स के पैकेट्स, उसमें गैस डाली जाती है जिसके कारण वो फूले रहते हैं। उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो उपचयित होने से बचाती है किसी भी खाद्य सामग्री को। एक तरीका तो है नाइट्रोजन गैस पैकेट्स में हम डाल के उपचयित होने से, विक्रगंधिता होने से हम बचा सकते हैं अपने खाने को। दूसरा तरीका है उसे ठंडा कर देंगे, ठीक है। फ्रिज में अगर हम रख देंगे, फ्रिज में कोई भी खाना हम रखेंगे तो उससे विक्रगंधिता धीमी हो जाती है, ठीक है। दुगना समय लगता है उसे फिर विक्रगंधित होने में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हमने 1 से लेकर 5 तक। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को दूसरे प्रकार से भी वर्गीकृत किया जाता है, उसको पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसे वर्गीकृत किस आधार पर किया गया है? तापमान के आधार पर इसे वर्गीकृत किया है। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऊष्माक्षेपी और दूसरा है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे कहा जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं, ये अभिकारक है। उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस को जब जलाया जाता है तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है कुछ इस तरह से। प्राकृतिक गैस होती है CH4 यानी मीथेन, ठीक है। मीथेन को जब दहन किया जाता है, दहन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, यानी 2 अभिकारक जब उन्हें दहन किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पानी बनेगा। लेकिन पानी किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है, यानी कि पानी जो है वो वाष्प है, ठीक है, वाष्प के फॉर्म में है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऊष्मा होती है। जब आप गैस जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी गर्मी होती है, ठीक है, गर्म होती है गैस बहुत ज्यादा। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा मिलती है उत्पाद के साथ साथ, 2 उत्पाद हो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें ऊष्मा भी मिल रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाएगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये बिल्कुल ऊष्मक्षेपी का विपरीत है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब क्या होगा? इसमें कोई अभिकारक है हमारा, यहाँ पर मान लेते हैं A अभिकारक है। इसे तोड़ने के लिए हमें इसमें या तो ऊष्मा, इसको तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की ऊर्जा इसे देनी होगी, ठीक है। इसमें हमें मिलती है, इसमें हमें देनी पड़ती है ऊष्मा तोड़ने के लिए इसे, तो उसे कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे जो कि वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण था, ठीक है। ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत वियोजन, जो 3 प्रकार का वियोजन होता है, वो तीनों उदाहरण इसके भी उदाहरण हो जाएंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के, ठीक है। तो पाठ हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा कि आपको पाठ के सभी विषय समझ आए होंगे। अगर आपको पाठ के सभी विषय समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने मित्र यानी क्लासमेट के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई भी ऐसा विषय रह गया जो समझ में नहीं आया है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।